दुनिया के तजर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। साहिर लुधियानवी। तो आज शाम हम लोग दरअसल शख्सियत और थोड़े बहुत उनके, क्योंकि वो सिनेमा से बहुत देर अरसे तक जुड़े रहे, तो उन कुछ कहानियों की बातें करेंगे और कुछ नज़मों की बातें करेंगे। और उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे लोग जो ख़ुद कुछ सुनाना चाहें या कुछ सवाल हों उनके, तो वो हम सवाल भी लें। और मुझे लगता है, और कमेंट्स भी इंडीड, मुझे लगता है कि कुछ भी बात शुरू करने से पहले जैसा कि शबनम ने बहुत लंबा चौड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम दोनों ही लोग अगर ख़ुद को साहिर का स्टूडेंट कहें तो बेहतर रहेगा। जबकि अगर मैं मीर के अंदाज़ में कहूँ तो गौहर साहब उस्ताद के से लगते हैं मेरे लेकिन फिर भी मैं के से का इस्तेमाल करते हुए उस्ताद के सामने भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग एक स्टूडेंट की हैसियत से अगर हम इसको देखें साहिर को तो बेहतर रहेगा। और हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि चूँकि सिनेमा से जुड़े हुई किसी भी हस्ती का जब हम नाम लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं उसमें कि जो कि सुनने में या देखने में आपकी सुनी हुई होंगी, देखी हुई होंगी, या उनके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन उस पर एक नए तरीक़े से उस पर अगर हम रोशनी डाल पाए आज, तो ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो आज की शाम शुरू करने से पहले मैं एक क़तई से शुरू कर देता हूँ कि चंद कलियाँ निशात की चुनकर, चंद कलियाँ निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ। तेरा मिलना खुशी की बात है, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। तो ये जो ज़मीन है, मैंने सिर्फ अभी ज़मीन तय की है कि साहिर को हम अलग अलग अंदाज से जानते हैं, और जिसको भी ये लगता है कि उसने कुछ सुना और उससे उसने रिलेट किया, उसने साहिर को उसी तरीक़े से जाना। और मुझे लगता है कि और भी एक दो परतें हैं जिन तक हम पहुँचेंगे। आपका क्या ख़्याल है कि पर दर पर जाया जाए या कैसे शुरू किया जाए? कोई भी बड़ा शायर हो या लेखक हो, वो अपने ज़माने की सारी गुंजाइशें, सारी जो कुछ उस वक्त की शायरी और उस वक्त का समाज ऑफ़र कर रहा होता है, वो सारी गुंजाइश को समेट लेता है। तो साहिर अगर बड़े शायर हैं जो हम सब मानते हैं, उसकी वजह यही है कि उन्होंने भी अपने ज़माने की जितनी भी गुंजाइशें थीं और आने वाले ज़माने की भी बहुत सारी गुंजाइशों को समेट लिया है शायरी के अंदर। तो जो आप बात कह रहे हैं कि परत दर परत खुलता जाता है कोई शायर, वो कारी के ऊपर, पढ़ने वाले के ऊपर, जो उसका स्टूडेंट है, उसके ऊपर भी दोनों तरीके से, कितनी बार आप पढ़ रहे हैं और कितनी आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और आप पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से भी ये परतें खुलती जाती हैं। साहिर अगर मैं पलट के देखूं अपनी ज़िंदगी को, तो स्टूडेंट से ज़्यादा हम लोग साहिर के, हमारी जनरेशन के बहुत सारे लोग साहिर के आशिक़ रहे हैं, साहिर की शायरी के आशिक़ रहे हैं। और ये जो इश्क़ है ये मैच्योर हुआ है धीरे 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 आपकी ज़िंदगी में। पहले कुछ समझ में आया जब स्कूल में थे, कॉलेज में पहुँचे तो कुछ और थोड़ा एब्जॉर्ब किया, फिर उसके बाद आगे बढ़े, ज़िंदगी की और हक़ाइक़ सामने आए। लेकिन इसमें सबसे बड़े ताज्जुब की बात जो है वो ये है कि साहिर की ये किताब तलख़ियाँ, ये उन्होंने 25 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में ये लिख करके छाप दी थी। और उस किताब को जब हमारे जैसा कोई पढ़ता है, कमारी आवाज़, जब उस किताब को पढ़ता है तो वहाँ परतें खुलती चली जाती हैं आपके ऊपर। ये अपने अंदर बहुत बड़ी बात इसलिए है कि
एक बड़ा शायर होने के लिए उम्र रसीदा होना ज़रूरी नहीं है। इसमें मैं एक किस्सा बता देता हूँ कि साहिर की किताब छपी, उससे पहले वो मशहूर हो चुके थे। उनका शुरू में जो छपा करता था सब कुछ वो अंडरग्राउंड पेपर्स में छपता था, नज़में, और जैसे नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं उस वक़्त उनके हाथ वो पर्चे लगते थे तो वो इंतज़ार रहता था कि A.H. साहिर, तालिब इल्म लुधियाना, ये पूरा नाम उसके नीचे लिखा हुआ होता था। तो इस शायर की नज़में इनका इंतज़ार रहता था। बैन भी हुई उस ज़माने में, पर जब ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के टच में आ गए साहिर, तो एक कॉन्फ्रेंस हुई हैदराबाद में, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ सबको साहिर का इंतज़ार था, और साहिर का इंतज़ार इसलिए था कि तलखियाँ छप चुकी थी, पहुँच चुकी थी, नाम फैल चुका था, उर्दू अदब में सब जानते थे कि एक प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशनरी इनकलाबी शायर आ रहा है। वहाँ जब पहुँचे तो सारे लोग दंग रह गए कि ये तो 20-25 साल का नौजवान है। जो मैच्योरिटी थी उस वक्त भी लिखने की, वो इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को चौंकाने के लिए काफ़ी थी। और उसका इम्प्रेशन ऐसा था कि कैफ़ी साहब जैसे शायर को, जिनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई बाद में, उनका इतना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ा जैसे किसी अपने महबूब का डिस्क्रिप्शन कोई लिख रहा हो। लंबी उंगलियां, लचकीली बाहें, झेपी, बड़ी बड़ी गहरी झेपी सी आँखें वगैरह वगैरह। बल्कि महबूब से ज़्यादा मुझे याद पड़ता है क्योंकि कुछ अरसे बाद उसमें कैफ़ी साहब से जब के साथ काम करने को मिला मुझे, तो उन्होंने ये किस्सा मुझे भी बताया था, और उन्होंने कहा था कि दरअसल अगर तुम जानते हो तो मैं बताता चलूँ कि मैंने सेहरा लिखा था। आप समझ रहे हैं? तो सेहरा दरअसल हमारी शादियों में दूल्हे की आमद पे लिखे जाने वाली और उसके शान में पढ़े जाने वाले जो पोइट्री होती है उसको कहा जाता है। तो दरअसल उनको एक यंग लड़के की, एक कवि की उसमें सेहरा लिखा था, और ये बाकायदा कैफ़ी साहब ने, हाँ, साहिर के लिए लिखा था, और कैफ़ी साहब ने उसको स्टेज पे पढ़ा था, द वे ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द स्टेज। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बल्कि अगर आप A.H. के बारे में लोगों को नहीं पता होगा तो वो बताते चलें कि A.H. साहिर में अब्दुल हई जो उनका नाम था, उनके वालिद साहब ने उनका नाम उनके पड़ोसी के नाम पे रख दिया था। और ये बड़ा मशहूर किस्सा है। उनकी पड़ोसी के साथ उनके वालिद साहब की बहुत पुरानी दुश्मनी थी, तो और उसके नाम पे उन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया, और रोज़ शाम को उसकी बाहर आंगन में बैठ करके अपने बेटे को गालियाँ दिया करते थे ज़ोर ज़ोर से। और वो बहुत चिढ़ता था, उसने पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी कि ये आप साहब ये बड़ी बड़ी गालियाँ देते हैं मेरे नाम से। जब पुलिस आती थी तो कहते नहीं साहब मैंने तो उनको कोई गाली नहीं दी, मैं तो अपने बेटे को कह रहा था जो भी कह रहा था। प्यार से। और प्यार से, मैं तो बहुत प्यार से कह रहा था। और चूँकि ये पंजाबी माहौल था यानी लुधियाना का, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्यारी गालियाँ रही होंगी जो प्यार से दी जाती थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं। और उस वक्त की जो एक बारीक चीज़ जो बुनावट में आती है वो ये है कि जैसा फैज़ में भी हमने बहुत जगह देखा है कि कहीं पे एक ज़रा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट जो है वो एक टीस पैदा कर देता है। ये तलखियों, जिस आदमी ने बहुत यंग एज में अपने पहले मजमूए का नाम ही रखा हो तलखियाँ, उसने क्या सोच के रखा होगा ये आप सोचिए। और उसका एक शेर मैं पहले उसका पढ़ दूँ कि फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाहों का गिला, निगाही का गिला, फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मतलब ये जो आना, मतलब एक ख़ास किस्म का दर्द पैदा करना, जबकि ये इश्किया है वो है, अभी उसमें वो वाला नहीं है, हम आएंगे उसके ऊपर जो अगले तेवर होंगे। लेकिन ये उस पूरे मजमूए में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो अंडरलाइन हुई। ये अंडरलाइन चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आई। एक उसी दौर का है, और अभी अभी हम लोग चूँकि उसको मना के ही गुज़रे हैं, पारसी न्यू ईयर को हम लोग नौरोज़ कहते हैं, तो उन्होंने नौरोज़ के ऊपर भी
एक छोटी सी नज़्म है, मैं उसके 2-4 सतरे पढ़ देता हूँ क्योंकि है तो पढ़ने को बहुत कुछ, घंटा यूं ही गुजर जाएगा। कि 2-3 फूट पड़ी मशरिक़ से किरणें, हाल बना माजी का फसाना, गूंजा मुस्तक़बिल का तराना, भेजे हैं अहबाब ने तोहफ़े, अटे पड़े हैं मेज़ के कोने, दुल्हन बनी हुई हैं राहें, जश्न मनाओ साले नौ का। तो न्यू ईयर्स की सेलिब्रेशन है ये एक्चुअली, और इस तरीके की फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें, गालिब है और गांधी है, और इसी तर्ज पे जो उन्होंने अलग अलग अपने उससे बाहर जाके भी लिखा और फिर उसको अपने स्ट्रक्चर में भी लेकर के आए। हम लोग इस पर बात करेंगे। आप ये बताएं कि अगर हम देखें शुरुआती दौर के उसमें, तो जो तेवर ताजमहल का दिखता है, वो क्या आपको लगता है कि वो डिफाइनिंग एक तरीक़ा था साहिर के लिखने का, कहीं और मिलाकर मुझसे? ताजमहल, तुझको इस वादी रंगी से अक़ीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। साहिर ज़्यादातर ये ज़िंदगी भर पढ़ते रहे, उनसे यही फरमाइश होती थी हर जगह कि वो ताजमहल ज़रूर सुनाएं, और वो शुरुआत यहाँ से करते थे, मेरी महबूब कहीं और मिला कर, जबकि शुरुआत नज़्म की है, ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अक़ीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। इसके बारे में इलाहाबाद में एक जगह वो ये पढ़ रहे थे, और वहाँ लोगों का ख्याल ये था, बाकी सबका, कैफ़ी साहब थे, बाकी लोग थे वहाँ पर, और उनका ख्याल ये था कि यहाँ पर ये हिंदी का कॉलेज है और यहाँ उर्दू आती नहीं होगी किसी को, तो शुरुआत साहिर से करवाओ, वो सेफ़ है। रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी, जो बहुत नाक जिनकी बहुत ऊंची थी, उनका तक का ये कहना था कि भाई असल में तो टिकट बिकते साहिर के नाम से ही हैं, तो साहिर की इस अज़मत के कम से कम सामने वो भी सर झुकाते थे। बहरहाल ये नज़्म बहुत इम्पॉर्टेंट नज़्म है, हालांकि ख़ुद साहिर ने इसके बारे में जब पूछा किसी ने, दोस्त ने, कि भाई आगरा गए आप और दिल्ली नहीं रुके, बहुत ज़माने बाद मुलाकात हुई उनसे, तो कहने लगे आप दिल्ली नहीं रुके मेरे घर। उनका मैं अभी तक आगरा नहीं गया। तो उनका फिर ताजमहल कैसे लिख दी? तो बोले भाई मुझे ताजमहल नज़्म लिखने के लिए जोग्राफिया पता था, जोग्राफी आती थी, मालूम था ताजमहल जमुना के किनारे है, और शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया है, और मुझे मार्क्सवाद आता था, इतना काफ़ी था। असल में मैं लिखने की कोशिश कर रहा था नूरजहां के ऊपर, जो बाद में लिखी, जो बाद में नज़्म आती है नूरजहां जी। बात कुछ बन नहीं रही थी तो मैंने ताजमहल पे लिख डाली। ये नज़्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उर्दू अदब के अंदर इसने लोगों को डिवाइड कर दिया। ये वर्टिकल डिवीज़न था बिल्कुल, एक वो जो इसे अच्छा कह रहे थे और एक वो जो इसे बुरा कह रहे थे। वो लोग जो इसे अच्छा कह रहे थे वो लोग थे जो पुराने निज़ाम के ख़िलाफ़, पुराने जो कदरें थी उनके ख़िलाफ़ नए ख़यालात को वेलकम कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत चौंका देने वाली चीज़ थी कि आप ताजमहल जैसी खूबसूरत जगह को, जहाँ पर हर जोड़ा ये तमन्ना रखता है, कम से कम हिंदुस्तान का तो हर जोड़ा तमन्ना रखता है कि एक तस्वीर तो खिंचवाई आए वहाँ जा कर के, और इश्क की एक मिसाल है वो, इसी तरह से अदब में पेश की गई इतने ज़माने तक, उसको आप कह रहे हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मतलब ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दर दीवार, ये महराब, ये ताक, यहाँ तक आने के बाद एकदम से टर्न ले लेती है, और इसकी वजह पहले पूरी तरह से उन्होंने समझा दी है कि क्यों, मतलब हमारे भी वो जिनकी हम औलादें हैं, उनकी मेहनत से, उनकी खून से, पसीने से ये ताजमहल बना है। ये एक नया नज़रिया था,
और शम्सी मीनाई जैसे लोगों ने बाद में भी बड़ी लंबी नज़्म लिखी है शम्सी मीनाई ने, और मैंने उन्हें खुद सुना है स्टेज के ऊपर। ऑलमोस्ट साहिर के साथ गाली गलौज किए उन्होंने, बहुत तारीफ़ें करने के बाद कि जिसने देखा नहीं वो क्या जाने क्या चीज़ होती है वगैरह वगैरह। ये जो नया रास्ता था ये उर्दू अदब में इससे पहले नहीं था। इस तरह का क्रिटिसिज्म पुरानी कदरों को लेकर के, पुरानी मान्यताओं को जो चली आ रही थी सदियों से, वो नहीं था। और ये लगातार साहिर की शायरी में हमको दिखाई देता है कि पुरानी कदरों के ख़िलाफ़ साहिर जितना मुस्तहकम तरीके से, जितनी दृढ़ता के साथ खड़े हैं, उतना और कोई शायर नहीं दिखाई देता। ये जो अभी बाप का किस्सा बताया, उसमें क्या चीज़ सामने दिखाई दे रही है? एक बच्चा है, वो एक अय्याश बाप की 11वीं बीवी से पैदा होता है और फिर वो झगड़ा शुरू हो जाता है घर में। अकेला बच्चा है जो, वो एक के बाद एक शादियां करते रहे और बेहद अय्याश थे, यानी रोज़ मुजरा होना और हफ्तों देखें चढ़ना और बुलाना, ये वगैरह वगैरह, इस तरह के डिस्क्रिप्शन हैं जो उनके करीबी दोस्तों ने दिए। इस माहौल में वो बच्चा है और फिर झगड़ा होता है माँ बाप में, और वो बच्चा माँ और माँ लेकर के उसको मामू के घर चली जाती हैं। मुकदमा होता है इस बात के ऊपर बाप और माँ में कि किसके पास कस्टडी रहेगी इसकी। और उस ज़माने में जब जज ये पूछता है बाप से कि क्या तुम इस बच्चे को पढ़ाओगे, तो बाप का जवाब है कोर्ट के अंदर कि पढ़ाए वो जिसके पास जागीर ना हो। मेरे बेटे को क्या कमी है, मैं उसे क्यों पढ़ाऊंगा, मुझे कोई नौकरी करवानी है उससे। और माँ का जवाब होता है कि मैं पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इसको एक अफसर बनाऊंगी। बहुत खुशकिस्मती है कि अफसर नहीं बने, हमें एक शायर मिला। पर अगर मेरी नज़र से देखें और आज आपकी शायद नज़र से देखें, तो ये जो मुकदमा था, ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स का, दो अलग अलग थॉट्स का, दो अलग अलग उभरते हुए और ढलते हुए समाज के बीच में टकराव था, जो हर गली आंगन, हर घर के अंदर हो रहा था। ये मुकदमा सिर्फ एक साहिर के साथ नहीं हुआ, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान में हुआ। इसी बात पे मुझे उनका दूसरा मुकदमा भी याद आ गया, और जो उन्होंने बड़ी शिद्दत से लड़ा भी। उस वक्त पेट्रियार्की का, जैसा अभी जिक्र किया, वो एक पीक था फादर की इमेज से के ख़िलाफ़ जाना। और फिर ये इस मुकदमे के अलावा जो दूसरा मुकदमा उन्होंने बाकायदा लड़ा अपनी माँ के साथ, वो था जायदाद में हिस्से के लिए, क्योंकि उनको बेदखल कर दिया गया था। और बाप ने ये कहा था कि अगर मुझे कस्टडी नहीं मिली तो मैं तुम्हें आँख कर दूँगा। और जो लोग आँख नहीं जानते, वो मैं उन्हें बता दूँ कि इस्लामिक शरिया के हिसाब से अगर बाप बेटे को घर से निकाल दे तो उसके बाद उसकी किसी भी चीज़ के ऊपर हक़ नहीं रह जाता है बेटे का, तो उसको आँख करना कहते हैं। तो उन्होंने धमकी दी कि मैं आँख कर दूँगा। फिर धमकी दी, जब मुकदमा हो गया तो फिर धमकी दी कि मैं तुम इसे मुकदमे को वापस ले लो और तुम आगे घर में रहने लगो, वरना तुम्हारा कत्ल करवा दूँगा। फिर भी वो नहीं रुके, और माँ थोड़ी सी मतलब वाकई माँ थी, और वो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट उनके ऊपर पूरी ज़िंदगी रहा। फिर उन्होंने उसको जो है एक तरीक़े से वो लड़ करके बाकायदा हक़ हासिल किए। तो पेट्रियार्की वर्सेस वो उनके एक पूरे ज़िंदगी आपको मिलेगा, उनकी पूरी नज़मों में मिलेगा। और जिस नज़म का ज़िक्र किया था उन्होंने शुरू में आपने, मैं उसके चंद सतरें सुना रहा हूँ। नूरजहाँ, ताजमहल आप सुनाएंगे क्या थोड़ी सी? नूरजहाँ सुनाएं ना, मैं नूरजहाँ सुना रहा हूँ, जिसके एवज को याद होगी मेरे। हाँ, कुछ सुना दे थोड़े से। हाँ, थोड़ा सुनाते चलते हैं। पहलुए शाह में ये दुख्तरे जमहूर की कब्र, ज़रा गौर कीजिएगा। पहलुए शाह में ये दुख्तरे जमहूर की कब्र, कितने गुंगश्ता हैं फसानों का पता देती है, कितने खूरेज़ हक़ाइक़ से उठाती है नक़ाब, कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है, कैसे मग़रूर शहनशाहों की तस्क़ी के लिए सालहा साल हसीनाओं के बाज़ार लगे, कैसी बहकी हुई नज़रों के तय्याशुश के लिए सुर्ख महलों में जवां जिस्मों के अंबार
खुमार लगे, कैसे हर शाख से मुंह बंद महकती कलियां नोच ली जाती थीं तर्ज़े हरम की खातिर, और मुरझा के भी आज़ाद न हो सकती थीं ज़िल्ले सुबह की उल्फत के भरम की खातिर। तू मेरी जान मुझे हैरत से न देख, तू मेरी जान मुझे हैरत व हसरत से न देख। हम में कोई भी जहानूर व जहांगीर नहीं, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है। तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं, जंजीर नहीं। दिस इज़ नूर जहां। आप अगर चाहें तो कोई और या ताजमहल तो वो या कुछ और हम आगे बढ़ते हैं, वरना हमारे पास जी बहुत कम वक्त बचेगा जी। साहिर इसलिए भी इम्पोर्टेंट शायर है अपने वक्त का और आगे आने वाले वक्त का, और आज भी बहुत इम्पोर्टेंट शायर है कि वो मार्क्सिज्म को जितना समझता है और जितना अपनी नज़मों में, गज़लों में और फिल्म के गीतों में उतारता है, उतना शायद और किसी ने कोशिश नहीं की है। अगर हमको अपने इस माहौल को, अपने इस स्ट्रक्चर को जो हमारे आसपास है समझना है, तो हमें मार्क्सिज्म की सारी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना पढ़ें आप, लेकिन इस माहौल से, इस समाज से नफ़रत करने के लिए साहिर की तलखियाँ काफ़ी हैं। अगर आपने पढ़ ली ये किताब तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी का बहुत बड़ा लेक्चर सुने कि ये ज़माना कितना ख़राब है, ये समाज कितना ख़राब है, इसमें किस तरह की कमज़ोरियाँ हैं। और जो उस ज़माने में हमारे फ्रीडम मूवमेंट में बहुत खूबसूरत बात दिखाई देती है, वो ये कि हम सिर्फ इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ नहीं हैं। पूरा फ्रीडम मूवमेंट को अगर हम नज़र डालें तो फ्रीडम मूवमेंट एक अपने पुराने समाज का, रीति रिवाज का क्रिटिक है बहुत बड़ा। वो आप किसी को भी उठा करके देख लें, यानी भगत सिंह से लेकर के गांधी तक, नेहरू वगैरह वगैरह, इनमें से किसी को भी देखें और पूरा PWA का लिटरेचर देखें, तो वो उतनी ही शिद्दत के साथ अपने समाज को भी क्रिटिसाइज कर रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया को और दुश्मन को और बाहर से आए हुए लोगों को, उन्हें तो कह ही रहा है, इंपीरियलिज्म को तो कह ही रहा है, और मार्क्सिस्ट नज़र से कह रहा है, एक कम्युनिस्ट नज़र से कह रहा है उसको, लेकिन उसके साथ साथ अपने समाज को भी बहुत शिद्दत के साथ वो क्रिटिसाइज कर रहा है। और ये हिम्मत दूसरे मुल्कों में आसानी से देखने को नहीं मिलती है हमको। जहाँ फ्रीडम मूवमेंट है वहाँ उनका दुश्मन बहुत क्लियर है कि बाहर है, कोई और है। हमारे यहाँ जो पुरानी रिवायतें हैं वो उतनी ही बड़ी दुश्मन है जितना बाहर है। और इसमें नज़्म मादाम बहुत इम्पोर्टेंट नज़्म है, चकले बहुत इम्पोर्टेंट नज़्म है और मादाम बहुत इम्पोर्टेंट नज़्म है। आप बेवजह परेशान सी क्यों हैं मादाम, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। नूर सरमाया से है रूह तमद्दुन की जिला, हम जहाँ हैं वहाँ तहजीब नहीं पल सकती, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। ये लिखने की हिम्मत, ये कहना कि हमको तहजीब के इद्वार नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा, हमको तहजीब के इद्वार परखने होंगे, अपनी ज़िल्लत की कसम आपकी इज़्ज़त की कसम, हमको ताज़ीम के मेयार परखने होंगे। लेकिन इन तल्ख मुबाहिस से भला क्या हासिल, लेकिन इन तल्ख मुबाहिस से भला क्या हासिल, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे माहौल में इंसान बसते होंगे, वगैरह वगैरह। और इसी लिहाज से चकले की बात करके चलते हैं। हाँ चेक करिए। उसके बाद उसकी जो स्टेटमेंट्स के तौर पे उन्होंने सवाल उठाए, मैं उसको दो एक को पढ़ दूंगा। एब्सोल्युटली। सी साहिर की माँ से मोहब्बत उनको एक ख़ास रास्ते पर डाल देती है, जिसमें उनका महबूब हो या औरतों से जुड़ा हुआ कोई भी और सवाल हो,
इश्क की बात कर रहे हों, रेवोल्यूशन की बात कर रहे हों, शायद ही कोई ऐसी नज़्म है जहां औरतों का जिक्र नहीं आता। कहीं ना कहीं एक मिसरा हो, एक शेर हो, एक बंद हो, पूरी नज़्म हो, ये सब कुछ शायर के यहाँ मौजूद है। और वो रेवोल्यूशन से सीधे औरतों के हक के सवाल पर आ जाते हैं। चकले जैसी नज़्म लिखने के लिए किसी को भी बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। जिस तरह से उन्होंने सना ख्वान तख्तीस मशरिक़ को, आज के दौर में ये एकदम फिट बैठता है, हिला देने वाली नज़्म है अगर आप समझ के उसको पढ़ पा रहे हैं तो। और अगर जो फ़ारसी ज़दा कुछ अल्फाज हैं उसमें उनके माने भी आपको पता हैं तो वो बिल्कुल हिला देने वाली नज़्म है। और ये कहीं ना कहीं माँ से बेहद मोहब्बत की देन है। जो माहौल बाप के घर में उन्होंने देखा है, कहीं ना कहीं इससे उसका ताल्लुक़ है। एक अय्याश बाप का बेटा अगर अय्याश हो जाता तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन साहिर अपने दोस्त से ये कहते हैं कि मुझे कौन सा बाज़ार है वहाँ पे, उस गली में जाना है, वो नाम याद आ जाएगा मुझे शायद उस गली का, वहाँ जाना है। और दोस्त बहुत ताज्जुब से कहता है कि क्यों, तुम्हें ये बाज़ार हुस्न में जाने की ज़रूरत क्या पड़ गई। साहिर उसको ले जाते हैं अपने दोस्त के साथ। हफ्ते भर तक रोज़ शाम को 3-4 चक्कर उस गली के लगाते हैं, खामोश रहते हैं और फिर ये नज़्म जन्म लेती है। ये कूचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ है मुहाफ़िज़ खुदी के, सना ख्वान तक़दीस मशरिक़ कहाँ है। वो लोग जो ईस्ट की शान में नगमे गाते हैं और बहुत प्राइड महसूस करते हैं। और इसमें कई लोगों का ये ख्याल है कि ये उन्होंने नेहरू के लिए कहा था। इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, कम से कम मैं नहीं कर पाया हूँ तस्दीक इसकी, पर मुझे लगता है कि ये सही होगी रिवायत। इसमें शायर कम बिल्कुल गाली गलौच पर उतर आते हैं इस नज़्म में। यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी, तनोमंद बेटे भी, अब्बा मियाँ भी, ये बहन भी है, बेटी भी है, ये माँ भी। ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए, ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए कि ये यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी या जुलेखा की हम जिन्स जो मुझे याद है, ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए किसी को, और ये लिखने के लिए और फिर इसे पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। ये आसान नहीं है किसी शायर के लिए। और ये हिम्मत लगातार उनके साथ चलती है। जब वो जागीर का जिक्र करते हैं, अगर आप जागीर पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा बाद में उस पर आने वाला था क्योंकि मुझे लगा कि वो है, मैं 2 और मैंने निकालनी थी, जो पहले बात हो रही थी वो मैं पहले पढ़ता चलूँ। इसी ज़मीन की दूसरी है कि दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे, और इसकी वजह से वो पाकिस्तान से निकाले गए थे। और ये मैं इस पे एक बढ़िया वो बता दूं कि जब शंकरशाद मुशायरा बढ़िया हुआ करता था और सभी मुल्क के शायरों को आने की इजाज़त थी और हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे, तो शैपरॉन बना दिए जाते थे, किसी शायर के साथ होते थे। तो उस साल हबीब नहीं, ये अमरोहा के जो थे, क्या नाम, नहीं पाकिस्तान चले गए थे, जॉन एलिया साहब। तो मैं यहाँ से इनको लेके गया हुआ था अपने ताबा साहब को, और मुझे वहाँ पे ड्यूटी मिल गई कि आप इनके शैपरॉन होंगे जॉन एलिया के। और जॉन एलिया साहब तो बस शक्ल दिखा के और पीछे चले जाते थे। तो एक क्लासरूम जो मॉडर्न स्कूल में होता है, तो उसका एक क्लासरूम खाली करके हम लोग बार की शक्ल में तब्दील कर देते थे। तो वहाँ 3
3 या 3.5 पैक के बाद उनका नंबर आ गया, तो मुझे भेजा गया कि जल्दी ले आओ, वो आने में भी वक्त लगाएंगे। तो जब अंदर घुसा तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि बातों को मैं सिलसिला तोड़ दूं। जैसे होता था कि बम्बई और दिल्ली की लड़ाई होती थी हमेशा शंकर शादमोद शायरे में, उस दिन इत्तेफाकन बम्बई दिल्ली का कोई जिक्र ही नहीं था जिक्र क्या लाहौर और दिल्ली का, तो और गर्मा गर्म हो रही थी। अब मेरी हिम्मत ना पड़े कि मैं कैसे करूं, मैं इशारा भी कर रहा हूं, थोड़ा करीब भी जाके खड़ा हो गया। आखिरकार मैंने बोला तो चलते चलते वो मुड़ करके बोले, तो किसी ने छेड़ दिया उनको कि अरे जाइए जॉन साहब, लाहौर के वो तो वहाँ पे तो साहिर भी नहीं रुके, या उन्हें कुछ ऐसा बोल दिया किसी ने, इंडियन कोई शायर ने। तो पलट करके एकदम बोले, अपनी जुल्फ़ें संभालते हुए बड़े अंदाज में उन्होंने कहा कि मियाँ जाइए, ये लाहौर की बदकिस्मती है कि वो साहिर को ना रख सके। एंड ही वॉक्ड विद मी। ये है बहुत उम्दा। इससे जब ये निकाले गए, और तो जब आप देखते हैं ना कि आप पूरी शक्ल में देखते हैं, तो ये जितनी लकीरें हमने खींची हैं, जितनी चीज़ें हम बांटते चलते हैं, ये सब बेमानी है। हम इसको और किसी और की शक्ल से, जब किसी और की ज़बानी सुनते हैं या उसकी नज़मों में देखते हैं, तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो खैर बहरहाल और भी किस्से रहेंगे उनके कि दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे, और इसी तर्ज की उसकी आपने और भी नज़में सुनी होंगी किसी और शायर की, लेकिन बहरहाल दबेगी कब तलक आवाज़ आदम हम भी देखेंगे, रुकेंगे कब तलक जज्बात बरहम हम भी देखेंगे, चलो यूं ही सही ये जौरो पहम हम भी देखेंगे, दरे ज़िंदा से देखें या उरूजे दार से देखें, तुम्हें रुस्वा सरे बाज़ार आलम हम भी देखेंगे, ज़रा दम लो मशले शौक़ते जम हम भी देखेंगे, ये ज़ोमे क़ुव्वते फ़ौलाद व आहन देख लो तुम भी, बफौजे जज्बे ईमान मुहकम हम भी देखेंगे, ये हंगामे विदाए शब हैं ये जुल्मतों के फ़र्जंदों, ये हंगामे विदाए शब हैं ए जुल्मतों के फ़र्जंदों, सहर के दोष पर गुलनार परचम हम भी देखेंगे, तुम्हें भी देखना होगा ये आलम, तुम्हें भी देखना होगा ये आलम हम भी देखेंगे। तो साहब मैं तब तक ढूंढता हूँ, औरत का जिक्र कर दिया, तो मैं आपसे मतलब वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत जगह पे जहाँ पे जिक्र है उनकी शायरी में औरत का और माँ का, खुसूसन माँ का, कहीं लगता है कि बहुत ही एडिबल इमेजरी है वो। मतलब एडिबल इसलिए कि माँ को एक तरीके से एक उस पर रखा है, और बाकी तमाम औरतों की इमेजरी को भी उन्होंने बहुत ऊपर उठा के रखा है, और देवी कभी नहीं बनाया, लेकिन देवी तुल्य बनाया, अगर मैं उसको कह सकूँ तो बहुत वो है। लेकिन मदर के साथ एक बहुत ही एडिबल उनका रिलेशनशिप, मे बी सिंगल पेरेंट के चूँकि वो औलाद थे इसलिए, या उस वक्त ऐसे हम किसी भी उसमें चूँकि नहीं पढ़ते थे, लेकिन जैसा हम कह रहे थे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि साहिर तो दरअसल डेफिनेशंस के शायर हैं, तो डेफिनेशन तो उन्होंने माँ के लिए भी दी और औरत के लिए भी दी। तो क्या ये वो कभी घालमेल होता है दोनों का, ये वो एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाते हैं, या ये स्पेक्ट्रम का पूरा एक नज़रिया है जहाँ लड़की भी है, बाला भी है, एक औरत भी है जो ससुराल से बाबुल वो जो मशहूर गाना है, और एक तरफ माँ है, ये पूरा 180 डिग्री है? आप कैसे देखते हैं इसको? जाहिर है कि माँ से बहुत मोहब्बत थी, और जब बंटवारा हुआ और माँ खो गई तो लगभग 1 साल का वक्फा वो है जिसमें साहिर लुधियानवी बेहद डिस्टर्ब्ड रहे। दिल्ली पहुँचे, यहाँ ढूंढते रहे, लुधियाना से ख़बर आई कि उनको कैंप में बिठा दिया, किसी ने पहुँचा दिया उनके दोस्तों ने, और उनके एक दोस्त तो शहीद भी इस बात पे कर दिए गए थे कि वो मुसलमानों को बचा रहे थे। तो ये बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें थीं, हर तरफ दिल्ली चल रही थी, लुधियाना चल रहा था, पंजाब चल रहा था पूरा। वो बैठ कर के ट्रेन में जब पता लगा कि माँ लाहौर चली गई हैं, तो बैठ कर के वो गए ट्रेन में, फिर ट्रेन से उतरे और अगली ट्रेन में सारे लोग कत्ल कर दिए गए, वरना एक शायद हम बड़े शायर को खो देते, इस ट्रेन की जर्नी में ही खो देते। ये जो नफ़रत की आग थी निगल जाती उसको। बहरहाल माँ के साथ उनका आखिर तक जो रिश्ता रहा है वो ये रहा है कि अगर उनको कहीं जाना होता था मुशायरे में, तो वहाँ भी माँ जी को साथ ले जाते थे, और अक्सर जगह ख़ास तौर से लुधियाना वो कभी भी माँ की
हयात रहने तक अकेले नहीं गए, माँ को हमेशा ले गए। और जब उनको एजाज़ मिलता था तो माँ को भी लोग, माँ जी को भी उनके स्टेज पे बिठाते थे। और यही वजह है कि उनकी जो महबूब है शायरी में, उससे वो खफा नहीं होते, उसको वो इल्ज़ाम तराशी नहीं करते हैं जो उर्दू ज़बान का एक रिवायत रही है। उर्दू ज़बान में ये रिवायत है कि भाई वो मेरा जो महबूब है वो दूसरे के ऊपर ज़्यादा इनायत कर रहा है और मुझ पे कम इनायत कर रहा है, गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, खान बन अंदाज चमन कुछ तो इधर भी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की एक इमेजरी है महबूब की जो बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, इमेजरी है। साहिर के यहाँ ये नहीं मिलता। साहिर का महबूब उनका दोस्त है, साहिर का महबूब साथ चलने वाला हमराही है, साहिर का महबूब उसी तरह का एक इंसान है जिस तरह के वो खुद हैं। बराबरी है रिश्तों के बीच में साहिर के यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रिश्ता टूटने का इल्ज़ाम, लगातार रिश्ता टूटने की बात है उनकी शायरी में कि रिश्ता टूट गया किसी वजह से, मेरे बदले इसे सोफे पे बिठला दे, मेरे बदले चमकती कार दिखला दे वाला मामला तो है उनके यहाँ। और रकीब से बातचीत है जबकि वो हाँ, के लिए है। हाँ, मुसव्विर मैं तेरा शाहकार वापस करने आया हूँ। साहिर के यहाँ जो महबूब है, जब उससे उनका रिश्ता टूटता है तो वो पूरे समाज को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई भी नज़्म आप देख लें साहिर की, कोई गीत देख लें, वहाँ पर सीधा इल्ज़ाम महबूब के ऊपर नहीं है कि तुम बेवफा हो। हर जगह ये बात वो एम्फसाइज़ कर रहे हैं, हर नज़्म में ये बात एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि हमारे बीच में जो रिश्ता टूटा है वो समाज की वजह से टूटा है। और एक इंटरव्यू में वही कहते हैं कि हाँ भाई, औरतों के ऊपर जुल्म ज़्यादा होता है हमारे समाज के अंदर, तो शुरू में अगर मोहब्बत भी कोई करती है आकर के तो जल्दी ही समाज के प्रेशर की वजह से वो पल्ला छुड़ा लेती है, क्योंकि ये इश्क हमारे यहाँ समाज बर्दाश्त नहीं करता है। तो साहिर को ये बहुत स्ट्रॉन्ग एहसास है कि मैं भी इस समाज के रीति रिवाजों के फंदे में फंसा हुआ हूँ, एक सरकश से मोहब्बत की तमन्ना करके ख़ुद को आईन के फंदे में फंसाती क्यों। ये है रिश्ता साहिर का कि भाई मत करो इश्क, वही बेहतर है, क्योंकि अगर करोगी इश्क तो सरकश है और हम फंस जाएंगे और तुम फंस जाओगी। ये बार बार उनको हॉन्ट करता है, हर इश्क में हॉन्ट करता है। जो लता मंगेशकर के लिए इश्क में उन्होंने लिखी है उसमें भी ये बात है, जो बहुत बाद में लिखी है। यूं अचानक तेरी आवाज़ कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या ज़मीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागाह आसमानों से कोई शौक सितारा टूटे। खूबसूरत लाइनें हैं। और बाद में वो इल्ज़ाम महबूब को नहीं दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं तेरी आवाज़ आ जाती है, यही काफ़ी है मेरे लिए। लता के लिए, सुधा के लिए दूसरा, अच्छा। सुधा के लिए वो है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, वो सुधा मल्होत्रा के लिए है। अलग अलग इश्क ने। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनके सारे दोस्त, आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, और यहाँ वो मेरे बहुत करम फरमा बैठे हुए हैं जिन्होंने सारा लिटरेचर मुझको मुहैया करवाया। किसी भी किताब में देख लीजिए, उसमें यह है कि साहिर के इश्क जो हैं वो नाकाम हुए, हर एक ही कह रहा है। और ये बात साहिर ने इंटरनलाइज कर ली थी कुछ हद तक। खुद उनके भी एक दो ऐसे ही जुमले हैं जिसमें ऐसा लगता है कि उन्हें नाकामी का अफसोस है। एक जगह अमृता प्रीतम के लिए माँ से वो ये कहते हैं कि ये भी आपकी बहू हो सकती थी जब वो उठ के जाती हैं वहाँ से। तो कहीं ये एहसास साहिर को भी है कि उनके इश्क नाकाम हुए। लेकिन एक जगह वो लिखते हैं कि अच्छा हुआ कि हम मिले और एक के बाद एक आती रहीं मेरी ज़िंदगी में लड़कियां, और वो चली गईं, लेकिन वो
खूबसूरत कुछ नज़में लिखवा गई मुझसे। अगर कोई मुजस्सम शायर है तो उसके इश्क की मेरे ख्याल में मेराज ये है कि उसका इश्क उसको खूबसूरत नज़में दे दे, खूबसूरत गज़लें दे दे, खूबसूरत गीत दे दे। तो अगर मुझसे पूछें आप, तो साहिर का हर इश्क कामयाब इश्क है, क्योंकि बेहद खूबसूरत नज़में गज़लें हर इश्क ने उनको मुझे इस दी। पे एक बात याद आ गई कि 4 बड़े नाम जो उनके से मंसूब हुए, उसमें 2 सिख औरतें थीं और 2 मोना पंजाबी, यानी चारों वो बड़ी और शख्सियत जिनसे उनको इश्क रहा किसी न किसी वक्त, वो पंजाब से ही आती थीं। और लेकिन जैसा हम देखते हैं फैज़ के यहाँ पंजाबियत को लेकर के एक बहुत आंचलिकता दिखती है, वैसा साहिर के नज़मों में नहीं दिखता। साहिर के उठने बैठने में, उनके पूरे हाव भाव में नहीं दिखता, उनके बाकी का कंडक्ट PWA का या जो पब्लिक वो थी पर्सोना, उसमें नहीं दिखता। लेकिन कहीं ना कहीं ये 4, चाहे वो अमृता प्रीतम हो, सुधा मल्होत्रा हो या ईशर कौर हो, और चाहे वो महेंद्र कौर हो, अगर आप इन चारों को देखें तो ये 2 मोना है पंजाबी और 2 सिख हैं। तो कहाँ पे आपको लगता है कि क्या कुछ पंजाबी में उन लोगों के लिए अलग से कहा होगा उन्होंने, कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, या उनको उस इलाके की निस्बत से ही वो लोगों से इश्क हुआ? कुछ अगर इस पे बोलना चाहें तो बताएं, फिर मैं कुछ नज़में पढ़ूंगा। आपकी बात से याद आ गया एक जगह पर ये किस्सा है उनकी ज़िंदगी का कि अली सरदार जाफरी साहब से बहुत करीबी ताल्लुकात थे। तो अली सरदार जाफरी बंटवारे का जिक्र चल रहा था, उसमें कहने लगे साहिर की तरफ मुड़ के कि साहिर, जब जब दिल्ली के ऊपर आफत पड़ी है और उर्दू पे आफत पड़ी है, तब तब पंजाबियों ने दिल्ली को और उर्दू को बचाया है। साहिर ने पलट के जवाब दिया कि और हाँ, 40 साल बाद दिल्ली वालों ने कहना शुरू कर दिया कि पंजाबियों को उर्दू नहीं आती। तो ये जो दिल्ली वालों की हेजिमनी थी उर्दू ज़बान के ऊपर, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि साहिर को भी क्रिटिसाइज़ करने से नहीं चूके और फैज़ को भी क्रिटिसाइज़ करने से नहीं चूके। फैज़ का तो लहजा भी बहुत पंजाबी था, पढ़ने का अंदाज भी, तो लफ्ज़ में वो पढ़ते थे पंजाबी अंदाज में ही पढ़ते, पंजाबी अंदाज में पढ़ते थे। और किसी ने मुशायरा उनका बड़ा ख़ास है, आखिरी। और किसी ने जब कहा फैज़ साहब से कि भाई आप इतना अच्छा लिखते हैं, पढ़ते इतना बुरा क्यों हैं, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि अब सब कुछ हम ही करें। तो मैं माँ वो निकल आई है तो मैं पढ़ देता हूँ जो हम जिक्र कर रहे थे कुछ अर्सा पहले, कुछ लम्हा पहले। माँ का जहाँ जिक्र आता है, एक छोटी सी नज़्म है, बस मैं पढ़ करके, और वो गीत के तौर पे भी आया है, गाने में भी फिल्माया गया है बाबर पे। दुख सह के जो सुख पहुँचाती है उस ममता को रुसवा न करो, तुम माँ हो तुम ऐसा न करो। तुम माँ हो, तुम्ही से इंसान को ये जिस्म मिला और जान मिली, नेकी का चलन, ईमान की लगन, सच्चाई की पहचान मिली। कुदरत ने दिया है जो रुतबा, उस रुतबे को नीचा न करो। तुम माँ हो, तुम्हारे कदमों में जन्नत की बहारें पलती हैं। तुम माँ हो, तुम्हारे कदमों में जन्नत की बहारें पलती हैं। तालीम के गुलशन खिलते हैं, तहज़ीब की शम्माएं जलती हैं। उस घर का उजाला मत छीनो, उस डाली को सूना ना करो। तुम माँ हो, तुम्हें इस दुनिया में जानों की हिफाजत करना है। ठुकरा के हर एक खुद गर्जी को इंसानों की खिदमत करना है। तुम नस्लों की खेती सींचती हो, तुम जानों का सौदा ना करो। तुम अच्छी तरह पहचानती हो औलाद का गम क्या होता है। उफ, लाइन देखिएगा। तुम अच्छी तरह पहचानती हो औलाद का गम क्या होता है। ये तेरे सितम क्या होता है, ये बारे अलम क्या होता है। हर माँ का जो तुम दर्द नहीं, माँ होने का दावा न करो। दुख सह सह के सुख पहुँचाती है, उस ममता को रुसवा न करो। तुम माँ हो, तुम ऐसा ना करो। ये तो माँ हुई, और चूँकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में स्विट्ज़रलैंड नेहरू अवार्ड और तमाम दूसरे अवार्ड मिले, लेकिन जो उन्होंने पद्मश्री
को रिसीव करने के बाद जो आपने एक नज़्म पढ़ी, वो उस वक्त मेरे ख़्याल से बाकी सबको ये लग रहा था कि आज भी कोई गज़ल पढ़ देंगे वो, लेकिन उन्होंने बहुत लोगों की जो एक अरसे से ख्वाहिश थी, क्योंकि वो अच्छा पढ़ते भी थे, मुशायरे में भी उनकी जो प्रेजेंस थी, चाहे वो तहतुल लफ्ज़ में पढ़ें या तरन्नुम में पढ़ें, उम्दा पढ़ते थे। तो बल्कि तरन्नुम में मैंने बहुत कम, मुझे कोई उनका वो है, तहती पढ़ते थे, तहतुल लफ्ज़ में उनका ज़्यादा वो था। लेकिन आज़ाद नज़्म उन्होंने बहुत कम कहीं, और कुछ पे फिल्माया भी गए हैं कुछ गीत, लेकिन मैं उनका जो रिसेप्शन वाला जो उनका जो एक्सेप्टेंस स्पीच है, मैं वो पढ़ दे रहा हूँ। कुछ लाइनें हैं। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो, इसका उन्वान ही कितना उम्दा है, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो। 1971 में उनको अवार्ड मिला था। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूँगा कहाँ, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं। मेरा दिल मेरी जान मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मेरा दिल मेरी जान मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों। सोच लो दोस्तों, प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज़ है ज़िंदगी के लिए आदमी को, मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक़ नहीं, मेरी तकदीर है। मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी ना था, मेरी आँखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नज़र करूँ, इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नज़र दूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। इज़्ज़तें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। इज़्ज़तें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आज इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर न कुछ भी रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। साहिर। क्या बात है। ये ख़ास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट नज़्म इसलिए है कि ये इशू भी लगातार हॉन्ट करता है साहिर लुधियानवी को शायर की हैसियत से। उर्दू शायरी की एक और रस्म रही है कि साहिर लुधियानवी से पहले के जितने शायर हैं, और ये शायद दुनिया में हर जगह ये रस्म है कि जितने भी शायर हैं वो अपने को बहुत बड़ा कहते हैं और अपने को आखिरी शायर मानते हैं, सबसे बड़ा दुनिया का, और अपने से पहले वालों को ज़रूर वो एक्नॉलेज करते हैं। गालिब भी इसमें, गालिब भी शामिल हैं। मीर के लिए कहा, हाँ, मीर रेख्ता के तुम इन उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। या बेदिल के लिए उन्होंने कहा है कि तर्ज बेदिल में रेख्ता लिखना असदुल्ला खां क़यामत है। लेकिन अपने बारे में क्या कहा, और ये कई शेर हैं, मैं एक शेर तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता, तो थे तो वली, वो अपने को वली ही कह रहे थे। उससे पहले मीर कह रहे हैं, मीर दरिया है सुने शेर ज़बानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। और मेरा मानना यह है कि हद कर दी हमारे फिराक साहब ने, रघुवती सहाय फिराक पुरी ने इस उसमें तो सारी हदें पार कर दी। उनके दो शेर हैं, एक बहुत मुश्किल सा है लेकिन ये वाला तो सबको ही याद है, आने वाली कौमें तुम पर फख्र करेंगी हम मसरूफ, जब उनको ध्यान आएगा। ध्यान मतलब तुमने फिराक को देखा था, मतलब तुमने देखा था, मुझे ध्यान आ रहा है, इसी पर ही फख्र हो जाएगा मुझे। तो ये मतलब मेराज है एरोगेंस की। साहिर जैसा आदमी क्या लिख रहा है इसको तोड़ करके। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ऑप्टिमिज्म
फ्यूचर को बेहतर कहना, उसके लिए इतना ज़्यादा मजबूती से ख्याल को रखना, इसकी कोई मिसाल और उर्दू ज़बान में नहीं मिलती है। मैं और लिटरेचर में भी इसकी मिसाल नहीं जानता हूँ, लेकिन और लिटरेचर के बारे में मुझे पता भी बहुत कम है। पर यह बात कहना कि मुझसे बेहतर होंगे और तुमसे भी बेहतर होंगे, ये कमाल है। ये सोचना अपने अंदर कमाल है किसी शायर के लिए, जो बहुत खुद एरोगेंट माना जाता है कि होना चाहिए एक शायर को। ये जब वो लिखते हैं, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की, डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल तामुर फिर ना कोई हंसी ख्वाब बन सके, यही मजमून है। आगे के लिए ख्वाब बुनना, नई नस्लों को ये दावत देना, अपनी नस्ल को दावत देना कि ख्वाब बुनना ज़रूरी है आगे के लिए, और आगे आने वाले ख्वाब बेहतर होंगे, क्योंकि आज की रात ना डसे आपके ख्वाबों को। या इस तरह की कई नज़में याद की जा सकती हैं जिसमें शायर को ये हॉन्ट कर रहा है कि आगे आने वाला वक्त बेहतर होने जा रहा है। उनके कई उसमें हैं जो बाद में हम, मुझे लग रहा है कि वक्त ही बहुत कम होता चला जा रहा है। ये अजीब बात है वक्त के साथ, हाँ वाइंड करना पड़ेगा जल्दी। लेकिन कुछ उन्होंने बड़े अपने वक्त की हस्तियों के लिए लिखा, और जवाहरलाल नेहरू के लिए लिखा था उनकी इस दुनिया से जाने के वक्त पे, कि तो मैं उसकी कल कुछ अब मैं थोड़ा कम करता चलूँगा, उसकी कुछ लंबी, ये भी तवील नज़्म है, लेकिन मैं कुछ एक बंद पढ़ देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। वो हर एक दिन के मुनकिर का था, हर एक धर्म से दूर, फिर भी हर दीन हर एक धर्म का गमख्वार रहा, सारी कौमों के गुनाहों का कड़ा बोझ लिए, उम्र भर सूरते ईसा जो सरेदार रहा, जिसने इंसानों की तकसीम के सदमे झेले, फिर भी इंसान की उफ़क़त का परस्तार रहा, जिसकी नज़रों में था एक आलमी तहज़ीब का ख्वाब, जिसको आज हम इतना बढ़िया ढंग, मतलब इतनी मुश्किल से डिफेंड कर पा रहे हैं। ये सतरे सुनिएगा। जिसकी नज़रों में था एक आलमी तहज़ीब का ख्वाब, जिसका हर सांस हर नए हद का मेयार रहा, जिसने ज़रदार मशीयत की गवारा न किया, जिसको आईन मुसावत पे इशारा न किया, उसके फरमानों की ऐलानों की ताज़ीम करो, राख तक़सीम की अरमान भी तक़सीम करो। हाँ, राख बांटी गई थी, उसके ऊपर है कि राख तक़सीम की अरमान भी तक़सीम करो, मौत और ज़ीस्त के संगम पे परेशान क्यों हो, उसका बख्शा हुआ सहरंग अलम लेके चलो। आखिरी पढ़ता हूँ। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जवाहरलाल नेहरू। और मैं एक और है छोटा सा गांधी और वो लेनिन, मैं वो पढ़ दूँ तो फिर वो ये थोड़ा सा मुझे लगता है एक हिस्सा हम लोग का कम से कम एक हिस्सा पूरा हो जाएगा। और वो है कि गांधी हो कि लेनिन हो, वो आपको याद है क्या वो, अगर मैं ढूंढ पाया जल्दी से तो, हाँ जी, गांधी हो या गालिब, ये तो उनके जश्न, हाँ ये आपको याद होगी मेरे ख्याल से, नहीं याद नहीं, अच्छा तो ये क्या हुआ था कि हाँ कि दोनों की सेंटेनरी, हाँ आज़ादी को जाके कहीं हमको गालिब, ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन था दोनों का साथ साथ, गांधी की शताब्दी और गालिब सदी। और उसके एंड पे ये लिखी है, गांधी हो या गालिब हो, ख़त्म हुआ दोनों का जश्न,
गांधी हो या गालिब हो, ख़त्म हुआ दोनों का जश्न, आओ इन्हें अब कर दें दफन। ख़त्म करो तहज़ीब की बात, बंद करो कल्चर का शोर, सत अहिंसा सब बकवास, हम भी कातिल तुम भी चोर। ये तेवर हैं। हम भी कातिल तुम भी चोर, ख़त्म हुआ दोनों का जश्न, आओ इन्हें अब कर दें दफन। वो बस्ती वो गांव ही क्या जिसमें हरिजन हो आज़ाद, वो कस्बा वो शहर ही क्या जो ना बने अहमदाबाद। उसके दंगों की बात करें। ख़त्म हुआ दोनों का जश्न, आओ इन्हें अब कर दें दफन। गांधी हो या गालिब हो, दोनों का क्या काम यहाँ, अब के बरस भी कत्ल हुई एक की शिक्षा एक की ज़बां। ख़त्म हुआ दोनों का जश्न, आओ इन्हें अब कर दें दफन। और लेनिन के मैं कुछ सतरे पढ़ दे रहा हूँ। लेनिन भी की नज़र की है उन्होंने ये नज़्म। इसके बीच की भी कुछ चीज़ें थी जो मैं जल्दी में नहीं पढ़ पाऊँगा, माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी है, बहुत सारी और चीज़ें रह जाएंगी वरना। लेनिन, तबकों में बटी दुनिया सदियों से परेशान थी, तबकों में बटी दुनिया सदियों से परेशान थी, गमनाकियाँ रिश्ती थीं आबाद खराबों से, ऐश एक का लाखों की गुर्बत से पनपता था, ऐश एक का लाखों की गुर्बत से पनपता है, मंसूब थी ये हालत कुदरत के हिसाबों से, अखलाक परेशान था तहज़ीब हिरासा थी, बदकार हुजूरों से बदनस्ल जनाबों से। हाँ, ऐश एक का लाखों की गुर्बत से पनपता है, मंसूब थी ये हालत कुदरत के हिसाबों से, अखलाक परेशान था तहज़ीब हिरासा थी, बदकार हुजूरों से बदनस्ल जनाबों से। अय्यार सियासत ने ढांपा था जराइम को, अय्यार सियासत ने ढांपा था जराइम को, अरबाब कलीसा की हिकमत ने नकाबों से, इंसान के मुक़द्दर को आज़ाद किया तूने, इंसान के मुक़द्दर को आज़ाद किया तूने, मज़हब ने फ़रेबों से शाही के अज़ाबों से, मज़हब के फ़रेबों से शाही के अज़ाबों से। तो ये लेनिन है। और मैं तब तक एक दो और नज़में ढूंढता हूँ और आप बीच में ये जो उनका PWA का पूरा सफ़र रहा उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। मैं उससे पहले बात करना चाहता हूँ उनकी एक और नज़म की जो बहुत इम्पोर्टेंट नज़म है, बंगाल। बंगाल के कहत में लगभग 50,000 लोग मारे गए थे और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लूट की गई थी, मचाई गई थी हिंदुस्तान के अंदर, उसका नतीजा था। आज सबको ये बात मालूम है, उस वक़्त लग रहा था कि ये कुदरती हो सकता है और इसके ऊपर डिवीज़न था। वामिक जानपुरी ने भी लिखी एक नज़म जो बहुत मशहूर थी, आज भी मशहूर है, हम बचपन में भी सुना करते थे। भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल, जिन हाथों ने मोती रोले आज वही कंगाल रे साथी। और इसका इस्तेमाल होता था जगह जगह, लोग झोली फैला करके और चादर फैला करके पैसे इकट्ठा करते थे। साहिर लुधियानवी जाहिर है कि 1942 में यंग थे, बहुत स्टूडेंट थे और वो लाहौर में थे, एहरार के दफ्तर में बैठे हुए थे और पर्चा जाना था, शाम को हो रही थी। तो साहिर ने वहीं बैठे बैठे ये नज़म लिखी जो नहीं बन रही थी उस वक़्त, लेकिन ये अकेली नज़म है बंगाल के कहत के ऊपर जो बहुत बेसिक मकसद सवाल उठा रही है। ये नज़म इसलिए बाकी और जितनी मैंने बंगाल के कहत पे नज़में पढ़ी हैं और ज़्यादातर शायरों ने उस वक्त लिखी नज़में, ये अलग नज़म है जो थोड़ा सख्त ज़बान में है, फ़ारसी ज़्यादा है थोड़ी, लेकिन जो बेसिक सवाल उठा रही है जो आज के भी सवाल हैं। और इसीलिए साहिर ज़िंदा शायर है आज भी। जहान कोहना के मफलूज फ़लसफ़ा दानों निज़ाम नौ के तकाज़े सवाल करते हैं। ये शाह राहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पे देश की जनता सिसक के मरे। ज़मीन क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम व हव्वा बिलक बिलक के मरे। मिलें इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तरान वतन तार तार को तरसें। और ये लाइनें बाद में लिखी गई थी। चमन ने
चमन को इसलिए माली ने खूह से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें। ज़मीं के क़ुव्वत तख्लीक़ के खुदावंदो, मिलों के मुंतज़िमों, सल्तनत के फ़र्जंदो, 50 लाख फसुर्दा सड़े गले ढांचे निज़ाम ज़र के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। खामोश होठों से दम तोड़ती निगाहों से बशर के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। इसमें वो सिर्फ कहत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पूरे निज़ाम ज़र को, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है पूरा का पूरा, उसको एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं कि अगर ये सिस्टम रहेगा तो फिर कहत भी जन्म लेगा, फिर बेटियां देश की नंगी भी होंगी, फिर मिलें कितना भी प्रोड्यूस करें, किसान खुदकशी करेगा, ये चलता रहेगा। इसलिए साहिर हमारे वक्त में भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है जितना उस वक्त था जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था। वो सुबह कभी तो आएगी, क्या आपको याद है? पूरी नहीं होगी तो देखिए, या मैं लम्बी नज़्में मैं दो सतरें सुना के और फिर छोटे बहर की एक इसी ज़मीन का है, चूँकि तो मैं इसी में पढ़ दे रहा हूँ, जबकि थोड़ा अलग से रखा था हमने इसको। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी इन काली सदियों के सर से, जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी। वो सुबह कभी तो आएगी, जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह से अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं। इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो ये बहुत लंबी है, मैं इसका जो अभी जिक्र हुआ वो वाला मैं एक बंद पढ़ देता हूँ कि संसार के सारे मेहनत कश खेतों से मिलों से निकलेंगे, बेघर बेदर बेबर इंसान तारीख बिलों से निकलेंगे, दुनिया अमन और खुशहाली के फूल से सजाई जाएगी। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और चूँकि हमने ज़्यादातर बहुत लंबे बहर की नज़में देखी और पढ़ी भी, आज भी पढ़ी, और उनके गीत में भी आप देखेंगे कि काफ़ी लंबी बहर का और बड़े मीटर का इस्तेमाल है। लेकिन फैज़ ने छोटे बहर में बहुत कुछ कहा है और बहुत नए अंदाज में कहा है, लेकिन उन्हीं के अंदाज का एक छोटे बहर का एक छोटा सा एक नज़र कर रहे हैं आपकी, अब देखिएगा। गुलशन गुलशन फूल, ये शायर का ट्रेडमार्क कह सकते हैं आप इसको, इसे देखिएगा। गुलशन गुलशन फूल दामन दामन धूल, गुलशन गुलशन फूल दामन दामन धूल, मरने पर ताज़ीर जीने पर महसूल, हर जज्बा मसलूब, हर ख्वाहिश मकतूल, इश्क परेशान हाल, नाज़े हुस्न मलूल, नारे हक मातूब, मकरोरिया मकबूल, सवारा नहीं जहाँ आए कई रसूल, सवरा नहीं जहाँ आए कई रसूल, गुलशन गुलशन फूल दामन दामन धूल। बहुत छोटे बहर की नज़्म थी। और जो अभी बात हो रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए, जो कि उन्होंने गीत लिखे जो, और कुछ कवालियाँ भी थी, लेकिन जो गीत एंथम के तौर पे मशहूर हो गए, उनके कुछ बंद पढ़ दे रहा हूँ मैं, कुछ अशार पढ़ दे रहा हूँ उसमें से। बंद पूरा भी लंबा हो जाएगा अब, और वक्त कम होता जा रहा है। तो एक ये है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। ये हम लोग गाते रहे हैं कॉलेजेस में कि अपने फंक्शंस में, हम उसके साथ बड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर है ये कहीं कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मज़हब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है।
इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद को तूफ़ान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफ़रत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर तेरा नहीं है, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये एंथम है जो हमारे ज़माने में अभी भी गाए जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि एक उसका बच्चों के लिए उन्होंने बहुत उम्दा लिखा है। और एक लंबी नज़्म है, मुझे लगता है वो अलग से भी पढ़ी जानी चाहिए, पैसा। और वो एक तरीक़े से मैनिफेस्टो है, ड्रामा एक तरीक़े से जैसे ग्रीक ट्रेजेडीज़ को पेश किया जाता था कि कुछ पीछे होता था, मंजर आम पे जो चीज़ें आती थी वो सिर्फ आपको दिखाई पड़ती थी और बहुत सारी चीज़ें पीछे हुआ करती थी। वो ग्रीक ट्रेजेडी के अंदाज में लिखा गया पीस है पैसा, और सिर्फ फिल्माया भी गया है। लेकिन मैं वो ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 4 सतरें पढ़ दूँ। हमने सुना था एक भारत है, हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत। लेकिन जब नज़दीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए। एक से एक भी बात जुदा है, धर्म जुदा है, ज़ात जुदा है। अपने जो कुछ हमने ये कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कुछ हमको पढ़ाया आपने, हमको जो कुछ पढ़ाया वो तो कहीं भी नज़र नहीं आया। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत। वो प्राइड को भी रिवर्स फॉर्म में यूज़ किया है, बहुत ही शाइस्ता अंदाज में। और मैं पैसा तब तक ढूंढता हूँ, आप इसी उस तर्ज़ की कोई और सी ज़मीन की कोई नज़्म आपको याद आ रही हो तो। जैसा मैं कह रहा था कि कोई भी शायर जो है, बड़ा शायर, अपने वक्तों की सारी गुंजाइशों को समेट लेता है। तो शायर की ये नज़्म खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, ये पितरस लुमम्बा कहीं और कोई कत्ल होता है और उसके ऊपर यहाँ का शायर रिएक्ट कर रहा है। और ऐसी कई नज़में हैं जो इंटरनेशनल इवेंट्स को लेकर के शायर ने लिखी हैं। खून फिर खून है टपकेगा, इसकी कुछ लाइनें आपको सुना देता हूँ जो मुझे बहुत पसंद हैं। खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे जमे या कफ़े कातिल पे जमे, फ़र्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेग़ बेदात पे या लाशे बिस्मिल पे जमे। खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, लाख छुप छुप के कोई बैठे कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। इसमें एक जगह जैसा मैं कह रहा था कि शायर डेफिनेशंस का शायर है। हर शायर की तमन्ना होती है कि उसका हर मिसरा डेफिनेशन हो, कम से कम अल्फाज में एक बड़े ख्याल को पिरोया जा सके। डेफिनेशन की डेफिनेशन भी यही होती है। शायर के यहाँ ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा मिलती हैं। वो न सिर्फ ये कि ट्रांसलेशन दे रहे हैं यूनाइटेड नेशंस का इस नज़्म में, बल्कि उसकी डेफिनेशन भी दे रहे हैं। उनका ट्रांसलेशन है, मजलिसे महमिले अक़वाम की लैला से कहो। ये यूनाइटेड नेशंस का ट्रांसलेशन भी है और डेफिनेशन भी है, दोनों चीज़ें हैं। खून दीवाना है दामन पे लपक सकता है, शोले तुंद है खिरमन पे लपक सकता है। तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचो बाजार में आ निकला है, कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर। खून चलता है तो रुकता नहीं आईनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं संगीनों से। जुल्म की ज़ात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है अंजाम आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने। ये कहने के लिए सिर्फ कलम की ताकत नहीं चाहिए, जहन
चाहिए, सोच चाहिए, और एक बहुत बड़ी सोच चाहिए। और इसीलिए शायर जो हैं वो एक बहुत बड़े कैनवस के ऊपर हमेशा रंगों से, अल्फाज के रंगों से पेंट करते हैं। डेफिनेशन का मैंने शायर कहा है, तो आप लोगों को कुछ और समझाने के लिए सामने आपके रखना ही पड़ेगा। जो मैंने कता पढ़ा था, नूर सरमाया से है रूए तमद्दन की जिला, हम जहाँ हैं वहाँ तहजीब नहीं पल सकती, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। डेफिनेशन है इसमें, भूख की डेफिनेशन है इसमें, हमारे जो तहजीब है पूरी, जो सिविलाइजेशन है उसकी डेफिनेशन है। और इसकी के सिविलाइजेशन बनती ही तब है जब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, और जहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं है वहाँ पर सिविलाइजेशन नहीं पैदा हो सकती। एक और बहुत ही खूबसूरत गज़ल है और बहुत खूबसूरत शेर है उसमें। शायर का को ये एक और मसला हॉन्ट करता रहता है गालिब की तरह, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के साथ झगड़ा है शायर का, सीधा झगड़ा है, हर जगह टकराव, जगह जगह वो लिखते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ। अकायद वहम है, मजहब ख्याल खाम है साकी, अजल से जहन इंसान बस्ते औहाम है साकी। ये अगर उस वक़्त मुल्लाओं की समझ में आ जाता तो बहुत वाजिबुल कत्ल होते, उनके खिलाफ फतवे आ जाते। अच्छा है कि पढ़े लिखे नहीं थे। क्या कह रहे हैं? सारे अकीदे वहम, अकायद वहम है, जो भी बिलीफ सिस्टम है आपका वहम है, और मजहब कच्चे दिमाग की पैदावार है, रिलीजन कच्चे दिमाग की पैदावार है। अब सोचिए, इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज में रिलीजन की डेफिनेशन कौन देगा? मिलना ही मुश्किल है। या हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये स्ट्रगल की डेफिनेशन है। जुल्म के खिलाफ अगर आप नहीं उठ रहे हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ है। और एक और डेफिनेशन देते हैं इसी नज़्म में, अगली, जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न सोके वो कातिल के साथ है। देयर इज नथिंग न्यूट्रल, देयर इज नथिंग अनबायस्ड। अगर आप जालिम के खिलाफ नहीं उठ रहे हैं, कातिल के खिलाफ नहीं उठ रहे हैं, तो आप उनके साथ हैं। तो फेंस सिटर्स की इससे बेहतर कोई डेफिनेशन नहीं है। जालिम की कोई जात न मजहब न कोई कौम, जालिम के लब पे जिक्र भी इनका गुनाह है, फलती नहीं है शाख सितम इस ज़मीन पर, तारीख जानती है ज़माना गवाह है। जालिम की डेफिनेशन, इससे बेहतर डेफिनेशन जालिम की हो नहीं सकती। जंग की डेफिनेशन, हार, जंग में हार और जीत की डेफिनेशन, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। किसी भी जंग में हार और जीत दोनों बराबर हैं शायर लुधियानवी के लिए। और ये उस वक्त कह रहा है ये आदमी जब नेशनलिज्म पूरे उरूज पर है, हमने पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीती, तब ये डेफिनेशन दे रहा है। किसका जश्न मना रहे हो भाई? कौन सी जीत? कोक धरती की बांझ होती है। ये है शायर की स्ट्रेंथ, जो उसको आज भी रेलेवेंट ही नहीं बनाती, बल्कि आगे आने वाली नस्लों की सोच को ढालने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने शायर को नहीं पढ़ा है तो फिर आपका कद थोड़ा छोटा ही आंका जाएगा। ये इसी उसके दो कता मुझे याद आ गए, तो मैंने वो भी पीछे चला गया मैं। फौज हक को कुचल नहीं सकती, क्या बात?
फौज हक को कुचल नहीं सकती, फौज चाहे किसी यजीद की हो, लाश उठती है फिर अलम बनकर, लाश उठती है फिर अलम बनकर, लाश चाहे किसी शहीद की हो। ये बहुत ही पैसिफिज्म वाला वही शेर है, लेकिन इसके अंदर भी दे दिया उन्होंने मीनिंग। मैं पैसा का थोड़ा सा जिक्र आया तो वो कर दूं, और फिर हमें ये ओपन हाउस करना होगा, तो बस 2 से 3 मिनट और। मैं बहुत कम पढ़ूंगा, बहुत लंबा वो है, कभी मौका मिले तो पैसा पढ़िएगा, और फिल्म में भी इसको फिल्माया गया है। कहते हैं इसे पैसा बच्चों, कहते हैं इसे पैसा, पैसा बच्चों, ये चीज़ बड़ी मामूली है, लेकिन इस पैसे के पीछे सब दुनिया रास्ता भूली है। इंसान की बनाई चीज़ है लेकिन इंसान पे भारी है, हल्की सी झलक इस पैसे की धर्म ईमान पे भारी है। ये झूठ को सच कर देता है और सच को झूठ बनाता है, भगवान नहीं पर हर घर में भगवान की पदवी पाता है। इस पैसे के बदले दुनिया में इंसानों की मेहनत बिकती है, जिस्मों की हरारत बिकती है, रूहों की शराफत बिकती है। पैसे वाले इस दुनिया में जागीरों के मालिक बन बैठे, मजदूरों किसानों की तकदीरों के मालिक बन बैठे। जागीरों पे कब्जा रखने को कानून बने, हथियार बने। गौर कीजिएगा, हमारे आसपास कुछ हुआ है ऐसा। जागीरों पे कब्जा रखने को कानून बने, हथियार बने, हथियारों के बल पर धन वाले इस धरती के सरदार बने। जंगों में लड़ाया भूखों को और अपने सर पर ताज रखा, निर्धन को दिया परलोक का दुख, अपने लिए जग का राज रखा। पंडित हो और मुल्ला उनके लिए मजहब के सहीफे लाते रहे, शायर तारीफ़ें लिखते रहे, गायक दरबारी गाते रहे। कहते हैं इसे पैसा बच्चों, ये चीज़ बड़ी मामूली है, पैसा। और क्या हम लोग इसी उस पे वो कर दें काफ़ी कुछ, तो एक अगर हम इसको क्लोज़ कर दें तो थोड़ा सा वक्त और लोगों को मिलेगा अपने वो करने का। और बहुत था मवाद, इस वक्त इतना था कि हम इसको इतने ही दूर और ले जा सकते थे, लेकिन वक्त की तंगी और बाकी चीज़ें देखते हुए, नज़ाकत को देखते हुए कि हम इतनी देर तक आपको नहीं रोक पाएंगे। और हम ओपन हाउस करने जा रहे हैं, उससे पहले एक गीत है, मैं तहत लफ्ज़ में पढ़ रहा हूँ। एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। वो हुस्न के जलवे हों या इश्क की आवाज़ें, आज़ाद परिंदों की रुकती नहीं परवाज़ें, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी रह गुज़र, जो हम गए तो कुछ नहीं, जो हम गए तो कुछ नहीं। जाते हुए राही के साए में सिमटना क्या, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी रह गुज़र, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये गीत था साहिर का। और अब हम कोई सवाल हो और आप अपने कोई आपके जो पसंदीदा कोई अशार या कोई शेर सुनाना चाहें तो भी ओपन हाउस है, और हमारी हुज्जत यहाँ पे तमाम होती है, लेकिन बहरहाल हम अभी हैं, आप लोगों के सवाल हो या कोई और चीज़ हो तो हम हाजिर हैं। हमारे पास माइक नहीं है, इसलिए आपको ज़ोर से बोलना पड़ेगा जो भी सवाल पूछना है। एक ही माइक। कोई सवाल और नहीं पूछ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जी, आप डेफिनेशंस पर कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ और इलेबोरेट करना चाहेंगे? हाँ ये अच्छा है, जो 3-4 चीज़। जहाँ तक मेरा ख्याल है, डेफिनेशंस की डेफिनेशन जो जितनी मैंने पढ़ी है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कहा है डेफिनेशन क्या होती है। तो तो जो शायरी है असल में उसका हर शेर या हर मिसरे को हम कह सकते हैं कि वो अचीव करने की कोशिश करता है शायर। साहिर के यहाँ सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि बहुत प्रोफाउंड चीज़ को, जो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको बहुत आसान ज़बान में कह देते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अशार सुनाए,
वो सारे बहुत प्रोफाउंड बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारे शायर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बहुत मंडेन बात को बहुत प्रोफाउंड करके कहते हैं। आपके जहन में भी कई शायरों के नाम या वो आ गए होंगे फ़ौरन ही कि बिल्कुल ही मंडेन बात है और वो उसको बहुत प्रोफाउंड बना के कह रहे हैं। साहिर क्या उल्टा है, और इसीलिए वो डेफिनेशंस का शायर है कि वो इतनी प्रोफाउंड बात को जो आपके बिल्कुल सामने थी या तक रही थी आपको, या देख रही थी, या आप एनकाउंटर रोज़ होती थी, उसको इतनी आसानी से उस प्रोफाउंड बात को साहिर कह देता है अल्फाज में कि फिर वो एक डेफिनेशन की शक्ल ले लेती है। ये उसकी पूरी नज़मों भी है कुछ जगहों के ऊपर, जैसे जागीर जो नज़म नहीं पढ़ी गई उसमें वो पूरे के पूरे फ्यूडल सिस्टम की एक डेफिनेशन दे रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है कि ये कितना गलीज और कितना गंदा था, और वो बहुत प्रोफाउंडली कह रहा है उसको, जबकि ऐसा लगता है कि वो सिर्फ वहाँ पर औरतों के इस्तेहसाल की बात कर रहा है लगातार, या ये कहना कि मैं उन अजदाद का बेटा हूँ जिन्होंने अजनबी कौम की हिमायत की है। ये चीज़ें जो उसके यहाँ हैं, ये कहने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं चाहिए, कलम का जोर भी चाहिए, और उसके साथ साथ अल्फाज का एक ज़ख़ीरा चाहिए जिसको वो पिरो सके। लेकिन अगर सोच नहीं है उसमें, एक प्रोफाउंड थिंकिंग नहीं है उसमें, एक प्रोफाउंड रीडिंग नहीं है, एक प्रोफाउंड अवेयरनेस नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो मेरे ख्याल में डेफिनेशन कोई शायर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और इस वक्त उर्दू हिंदी लिटरेचर में कम कहूँगा, कम से कम हिंदुस्तान में जो हालात हैं उसमें शायर भी और बहुत सारे अदीब भी वो लोग हैं जो और जगह फेल हो चुके हैं, और उनका नज़रिया इतना नैरो है, बहुत तंग नज़र है, कि वो कहीं प्रोफाउंड बात कह ही नहीं पाते हैं। कभी कभी निकल जाती है, वो होता है कि कभी आपके तहज़ीब में कबीर पैदा हो जाता है, वो भी होता है, तो गाहे बगाहे तो मिल जाते हैं आपको अशार, कहीं कहीं एक खूबसूरत नज़्म मिल जाती है किसी की, लेकिन ये कि अल्फाज के कभी ज़ख़ीरा मौजूद हो, लिखने की ताकत भी कलम में हो, रवानी भी हो, अदब पे भी पूरा उतरता हो, और उसके साथ ख़याल की बुलंदी भी मौजूद हो, ये ज़रा मुश्किल से मिलता है। और मैं यही कह रहा था कि अब फैज़ और साहिर आगे पैदा होंगे या नहीं होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े शायर हैं और इतने बड़े शायरों का ज़माना गया, आप पैदा नहीं होंगे। मेरा पूरा मानना यह है कि मैं साहिर के साथ खड़ा हूँ, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर। वो पूरे लिटरेचर को डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि आज का लिटरेचर आज का है, मुझसे बाद में आने वाला लिटरेचर इससे बेहतर होगा, ये यकीन फ्यूचर के अंदर, ये कमाल का यकीन है। शायर को तो डिफ़ाइन कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसको भी वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा है कि साहिर लुधियानवी को जैसे आज सुना और पढ़ते भी हैं तो साहिर समझ में आते हैं कि वो पॉलिटिकली क्या है, सियासी तौर पर वो क्या हैं, क्या सोचते हैं और क्या लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी लिखा होगा उन्होंने कि जहाँ वो समझ में नहीं आया कि ये साहिर का नहीं हो सकता, लेकिन वो है साहिर का, तो उस पर कैसे मतलब कि देखा जाए? बहुत सी ऐसा तो कुछ मिला, ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं। गानों में तो कुछ जगह आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं जो अदब के मेयार पे नहीं उतरते। और साहिर ये कहते हैं कि जब हम, खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि जब हम गानों को, फिल्मी गानों को देख रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो कहानी क्या है और उस कैरेक्टर के क्या जज्बात हैं। वो बहुत मशहूर गाना है ना, चंपी वाला जो गाना है, तेल मालिश, तो
वहाँ पर अगर आप उससे तेल मालिश वाले से कोई बहुत अदबी एक नज़्म कहलवा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। उससे फिर आप क्या नाम है, जहाँ ने कोहना के मफलूज फ़लसफ़ा दानों निज़ाम नौ के तकाज़े सवाल करते हैं, नहीं पढ़वा सकते। उससे तो तेल मालिश ही करवानी पड़ेगी। तो वहाँ वो कहते हैं कि उसको अलग नज़र से देखना चाहिए। जो लोग सिर्फ तलखियों पे या परछाइयाँ या आओ के कोई ख्वाब बुने, ये 3 जो कलेक्शन हैं उनके जो छपे हैं, जो खाली इससे देखना चाहेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। वरना साहिर का ऐसा नहीं लगता, साहिर अलग दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये मेयार से गिरी हुई चीज़ें हैं जो वो कह रहे हैं और ये किसी और की हैं, शायद शायर की ना हो, ऐसा लगता नहीं। पता नहीं तुम अग्री करते हो? तुम्हारी नज़र से नहीं, एकदम सही कहा आपने, एकदम ऐसा ही है। और काफ़ी कलेक्टेड भी है और काफ़ी उनको डॉक्यूमेंटेड भी हैं। शायर दरअसल काफ़ी डॉक्यूमेंटेड शायर हैं, तो ऐसा बहुत कम है कि शक व शुबा हो। हाँ, ये दरअसल ठीक है एक बात के कई जगह में उन्होंने बहुत हल्के वो गीतों में सिर्फ इस्तेमाल किए हैं। 1-2 जगह नज़मों में भी हैं जहाँ पे वो औकात और वो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, लेकिन वो टेम्परामेंट को शो करने के लिए किए। और क्या पता उनका वहाँ पे वो पंजाबीपन आ गया हो थोड़ा सा। मैं तो उनको गुंजाइश बना के देता हूँ। पंजाबी ऑडियंस में बैठे हैं। जी जी जी, मैं उनसे माजरत कह रहा हूँ इस बात को कि मैं मतलब काफ़ी पसंद करता हूँ उनकी वो ज़बान और उसमें ज़बान में कही गई तमाम चीज़ें। जी कोई और था क्या? जी और भाई मेरा सवाल ये है कि जब आप पोइट्री, रेजिस्टेंस की पोइट्री जब देखते हैं तो फैज़ और साहिर बड़ा, तो साहिर और फैज़ को अगर आप देखें तो साहिर का रेजिस्टेंस जो है सोसाइटी के अगेंस्ट ज़्यादा है, काफ़ी तलखे अमीर अगर आप देखें उसमें जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है थोड़ा सा कम है, जबकि वेरस फैज़ का पूरा जो रेजिस्टेंस पॉलिटिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और शायद कुछ रीज़न का लिमिटेशन है या कुछ मोर सर्कमस्टांशियल जिसको बोलते हैं रीज़न से है। तो पहले तो क्या आप इस बात को, वो जो प्रेमिका वाला तस्वीर है दोनों में है, रकीब से और वो जो है कि मुझे पहले से मोहब्बत, मेरे महबूब नमान, दोनों में काफ़ी कई वो चीज़ें आती हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल एंगल है ये काफ़ी हद तक कम है इन कंपैरिजन टू फैज़। तो उसको आप कैसे देखते हैं? उसमें क्या आखिरी सवाल मुश्किल है। हाँ जी जी जी, वही सवाल थोड़ा सा सवाल मुश्किल है। तो अलग डोमेन्स है ना, चूँकि फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो बहुत नरम मिजाज के शायर हैं। पहली बात तो ये है। साहिर और फैज़ दोनों पॉलिटिकल शायर हैं, एसेंशियली पॉलिटिकल शायर हैं, और दोनों पॉलिटिक्स पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। साहिर कहीं ज़्यादा आज़ादाना तरीके से और डायरेक्ट तरीके से बात को रखते हैं, और लहजे में जहाँ सख्ती आती है साहिर के यहाँ, वहाँ कभी कभी जैसा कह रहे थे अभी कि वो अल्फाज के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो जो उर्दू ज़बान की शायरी में अल्फाज एक्सेप्ट नहीं होंगे वैसे अल्फाज यूज़ कर लेते हैं। तुम्हें हिम्मत हो तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। ये ज़बान के हिसाब से एक घटिया शेर माना जाएगा उर्दू ज़बान में, उर्दू अदब के मीज़ान के ऊपर। लेकिन ख़याल के हिसाब से एक नया ख़याल दे रहे हैं वो, और स्ट्रॉन्ग है बहुत, इसीलिए फ़ौरन रिएक्शन आया नौजवानों की तरफ से। तो मेरा मानना ये है कि दोनों का कंपैरिजन एज पॉलिटिकल शायर, मैं दोनों को एक ही लेवल पर रखूँगा। साहिर नौजवानों के दिलों को इसलिए भी ज़्यादा गरमाएंगे कि वहाँ डायरेक्ट और सीधी बात होती है, वहाँ समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, वरना कॉन्टेक्स्ट के बिना भी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। फैज़ के यहाँ कन्फ्यूजन के बहुत चांसेस हैं,
क्योंकि फैज़ जब ये शेर कह रहे हैं कि अब किसी लैला को भी इकरार महबूबी नहीं, इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये हाईली पॉलिटिकल शेर है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल लीजिए तो ये सिर्फ इश्किया शेर है। और इस तरह के बहुत शेर हैं, मतलब कोई फैज़ ऊंचा है, इसी गज़ल में ही ले लें, फैज़ ऊंचा है उसी के नाम से, रिंद का साकी का मैं का खुम का पैमाने का नाम, या तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम, इसी गज़ल में ही ले लें अगर, या वो तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी तलाश में है सहर बार। अगर ये नहीं मालूम कि ये जेल के लिए लिखा है और जेल में अकेलेपन के लिए लिखा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए लिखा है, तो समझ में नहीं आएगा। रक्स मैं तेज करो, साज की लय तेज करो, सुए मैं खाना सफीरा ने हरम आते हैं। हाईली पॉलिटिकल शेर है अगर कॉन्टेक्स्ट मालूम, वरना ये इश्किया शेर है। ये बात साहिर के यहाँ नहीं मिलती, वो इसमें कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। फैज़ इसके मास्टर हैं। फैज़ सारी उर्दू शायरी को उसके सर पे खड़ा करने के माहिर हैं, उन्होंने कमाल ही किए हैं अपने यहाँ। लेकिन साहिर ने भी कमाल किए हैं, जैसे मैंने कहा कि वो डायरेक्ट कम से कम अल्फाज में नौजवानों के लिए डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें देखना है समाज को तो फिर इस तरह से देखो कि नूरे सरमाया से है रूए तमद्दुन की जला। तुम्हें अगर खड़ा होना है तो ये इस तरह से देखो कि हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ स्ट्रगल तो करनी है। मैं एक सेंटेंस जोड़ दूँ उसमें, आखिर में मैं बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन एक सेंटेंस अगर आप इससे मुत्तफ़िक़ हो तो रख लीजिएगा, वरना माफ़ रखिएगा मुझको। मैं ये क्या समझ रहा हूँ, ये दोनों डोमेन तो आपको सेटल कर दिया उन्होंने कि पॉलिटिकल शायर हैं दोनों, लेकिन डोमेन में थोड़ा सा विद इन द डोमेन भी थोड़ा दोनों में फ़र्क है, और ज़बान के लहजा और ज़बान दोनों में भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अंग्रेज़ी में बहुत देखा गया है ऐसा कि एक शायर जो है वो कोई चीज़ बड़े लेवल पे डिफ़ाइन करता है और दूसरा शायर उसी चीज़ को, उसी ख़याल को दूसरे तरीक़े से कहता है। और भी कई ज़मानों में है, अंग्रेज़ी मुझे एकदम से याद आ गए 2-3 पोइट, लेकिन उनको छोड़ते हुए मैं सिर्फ एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको विराम देंगे आज का, कि आप ये समझ के चलिए कि अगर फैज़ जो नज़्म और जो चीज़ कह रहे हैं अपने अंदाज़ में, वो अगर मैनिफेस्टो है, तो जो साहिर है उसकी शायरी पैम्फलेट है। आप समझ गए? अगर आप इतना सा फ़र्क समझ लें तो आप समझ जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं डिसएग्री कर नहीं, मैंने ये बहुत इजी कर दिया, मैंने बहुत इजी। ये आखिरी सेंटेंस में एक पूरा और सेशन हो सकता है। जी, हम लोग का था ये, जिसका शायद अभी वक्त नहीं है। ये पूरा था ये सेशन का।